अस्सलामुअलैकुम क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन सेशन। आज की जो क्लास है हमने अभी तक दो बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़े हैं और इसीलिए जो है इनमें से एक ही मैंने आज प्रेजेंटेशन करवाई है और आप लोग मुझे लाइव प्रेजेंटेशन देंगे जो मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था आर्टिकल 129 तक जो है आपका जो टॉपिक बर्डन ऑफ प्रूफ का जो हमारा टॉपिक आता है वो भी प्रेजेंटेशन। तो मैं आपसे पूछती हूँ, आप मुझे बताना शुरू करिए तो अगर आप अपने व्यूज में क्लियर होंगे तो मैं मतलब दूर रह जाती, बट मुझे अगर लगेगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आई विल बी आस्किंग क्वेश्चन होंगी। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम एक बार इन सबसे के अपने अपने स्पीकर टर्न ऑफ कर दें, जब आप जिसको बोलेंगी वो उस तरह से उसको स्पीकर को ऑन कर ले, क्योंकि ना बहुत ज्यादा वो बीच में ठीक है ठीक है। प्लीज आप सब लोग अपनी जो माइक है उनको ऑफ कर दें और मैं स्टार्ट करूंगी जुनैर से। जुनैर, आप काइंडली मुझे सबसे पहले जुनैर आप अपना जो है वीडियो ऑन करें। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। चलें, टाइम भी मैं क्लास का जो है इसको स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलें, जुनैर सबसे पहले तो आप मुझे बताएंगे कि बर्डन ऑफ प्रूफ होता, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। अच्छा ठीक है। सबसे पहले तो आप मुझे बताएंगे, डिफाइन करेंगे कि बर्डन ऑफ प्रूफ होता क्या है। आप मुझे उससे रिलेटेड, जिस तरह मैंने आपको जो तरीका कार होता है मेरा समझाने का आपको, कि बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द आर्टिकल्स हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। तो ठीक है। फर्स्ट on first stage you will be defining that what is burden of proof, and then you will be defining article 117 with illustrations, article 118 and article 119। ठीक है, तो ठीक तीन है। आर्टिकल आप एक्सप्लेन करेंगे विद illustrations, but before going into the details of articles, first you have to tell me what is actually the concept of burden of proof। अस्सलाम वालेकुम मैम। बर्डन ऑफ प्रूफ एक्चुअली होता है कि साबित करने का बोझ। जुनैद सर, अपने मुंह की फीड माइक कर लें, आप अपने मुंह की जी फीड मैम। माइक कर लें। जी मैम। मैम एक्चुअली जी बर्डन ऑफ प्रूफ होता है साबित करने का बोझ। मतलब अगर एक केस कोर्ट में फाइल किया गया है तो किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि वो साबित करे कोर्ट के अंदर कि जिस पे वो जिस चीज पे वो क्लेम कर रहा है या वाकई उसकी है, या जिस बंदे के अगेंस्ट वो केस कर रहा है वो वाकई कन्विक्टेड है, उसने कोई क्राइम किया। कन्विक्टेड, डोंट यूज द वर्ड कन्विक्टेड। जुनैर, आपको याद है मैंने आपको है ना, सॉरी उसने कोई आपको कमिट किया क्राइम। में डिफरेंस बताया हुआ है ना। जी डोंट वरी, मैम। कोई नहीं, आप आगे चलें, आप अपना डिफाइन करें। कन्विक्शन इज अ स्टेज जब आपको सजा बोल जाती है, जब आपका जुर्म साबित हो जाता है। जी तो प्लीज मैम। कैरी ऑन विद। मैम उसमें सबसे पहले हम आर्टिकल 117 की बात करते हैं, जिसमें वो बर्डन ऑफ प्रूफ को बताता है। इसमें कहता है ए डिजायर अ कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट बी शैल बी पनिश फॉर अ क्राइम व्हिच ए सेज बी हैज कमिटेड। ए मस्ट प्रूव दैट बी हैज कमिटेड द क्राइम। Can you please start with reading the starting of the article? आपने सबसे पहले ओके। illustration start कर दिए। Can you please start with the actual wording of the article? ओके मैम। Whoever desires any court to give judgment as to any legal right to liability dependent on existence of facts which he is right must prove that those facts exist। इसका मतलब है मैम कि जब भी कोई शख्स कोर्ट के अंदर जाके कोई क्लेम करता है तो उसको पहले बताना पड़ता है कि जो मुद्दा वो लेकर आया कोर्ट के अंदर क्या वो एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, वो हुआ भी है या नहीं। When a person is bound to prove the existence of any fact, it is I can hardly listen to you. okay, ma'am. When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person। जब भी कोई शख्स मैम वो शख्स बाउंड है जो कोर्ट के अंदर कोई मुद्दा लेकर आया है, वो इस चीज के लिए बाउंड है कि वो साबित करे कोर्ट के अंदर कि जो वो बात कह रहा है वो ठीक है। ठीक है, गिव एग्जांपल। इन्हीं दो में से इसके एग्जांपल को डिफाइन कर दें या कोई अपनी एग्जांपल दे दें। ठीक है मैम। मैम ए डिजायर्स अ कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट बी शैल बी पनिश फॉर अ क्राइम। मैम ए ने कोर्ट को कहा कि वो बी को किसी क्राइम पर पनिश कर दे।
तो ए पे ये बर्डन ऑफ प्रूफ है कि वो साबित करे कि बी ने वो क्राइम किया है। ठीक है, कैसे करेगा? अब मिसाल के तौर पे ए ने बी पे इल्जाम लगाया है कि बी ने सी का मर्डर किया है, तो हाउ ही विल बी जी मैम। इन द कोर्ट ऑफ लॉ? कैसे, कोई मतलब कोई अच्छी सी एग्जांपल है, इसी एग्जांपल को मजीद डिफाइन करें। मैम हमने टाइप्स ऑफ एविडेंस पढ़ा था, उस उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के एविडेंस होते। आप कंफ्यूज ना हो, बहुत इजी आंसर है। इफ यू आर गोइंग टू टेक योर क्लेम इन द कोर्ट ऑफ लॉ, अगर आप कोई भी क्लेम लेकर जा रहे हैं किसी के अगेंस्ट, then it is मैम your duty to जी prove मैम। your, how will you prove your claim in the case of a murder? आपने बी पर इल्जाम लगाया है कि बी ने सी का मर्डर किया है, how will be you proving your claim in the court? मैम एक तो ये है ना कि सबसे पहले तो अगर हम इससे पहले मैम, क्योंकि ये कत्ल है तो इसमें एफआईआर मेरा ख्याल है होगी। और How you will be, चलो एज अ काउंसिल आप कैसे प्रूव करेंगे? वकील हैं आप triple case में, और अपना कैमरा भी स्ट्रेट करें और अपने मुंह पे। मैम पहले तो ये होगा ना कि जो शख्स क्लेम कर रहा है कि इस बंदे ने कत्ल किया है वो वहां पर मौजूद था, उसने देखा था इस चीज को, या उसके पास कोई ठोस एविडेंस है जो वो कोर्ट के अंदर दे सके कि हाँ जी मैंने इसको अपनी आंखों से देखा था कत्ल करते हुए, या कोई सीसीटीवी फुटेज लगी थी, मेरे घर के बाहर कैमरा लगा हुआ था उसमें इस बंदे को हमने देख लिया। जैसे मैम रिसेंटली ये एक मर्डर हुआ है समनाबाद के अंदर, उसमें एक लड़के ने लिफ्ट ली दूसरे लड़के से और उसको छुरी से उसका गला काट दिया। अब उसने ये प्रिटेंड करवाने की कोशिश की कोर्ट के लोगों को कि ये एक उसके गले पे दौड़ भिड़ी है, लेकिन ओके, जो एक घर के बाहर कैमरा लगा हुआ था उसने उसको कैप्चर कर लिया कि वो शख्स जो है उसका गला काट रहा था छुरी से, तो जिसकी वजह से जो है उसको। मुझे आपने बड़ा अच्छा डिफाइन किया, एग्जांपल भी बड़ी अच्छी दी है, लेकिन अगर इसका वन लाइनर आंसर, मैं वन लाइन आंसर आपसे मांगू कि हाउ विल बी यू प्रूविंग योर क्लेम इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो इसका सिर्फ 2 से 3 लाइन, आपने बिल्कुल ठीक बताया, योर आंसर इज नॉट रॉन्ग, बट आंसर अगर एक लाइन में अगर मैं आपसे मांगू तो यू कैन ओनली से दैट, बिल्कुल करेक्ट आंसर था, by giving the evidences in the court, that's it. When you are बिल्कुल making मैम। the claim, it is your duty to produce the evidence in the court of law to strengthen your claim. ऐसा ऐसा ही है ना? तो ये जो आप सारी सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह बातें बता रहे हैं सारी, तो क्या ये आप जी एविडेंस की प्रोवाइड करें? तो बेसिकली बर्डन ऑफ प्रूफ का यही कॉन्सेप्ट है कि जब आप जी मैम। अदालत में लेकर जाएंगे तो उसको प्रूव करने की भी जिम्मेदारी ऐसे है। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि हाउ विल यू प्रूव? आप उसका आंसर देंगे बाय गिविंग और प्रोवाइडिंग कोर्ट विद द एविडेंस, है ना? बिल्कुल मैम। करेक्ट यस मैम बिल्कुल आंसर। एग्जैक्टली। इलस्ट्रेशन नंबर बी की बात करें। A desires a court to give judgment that he is entitled to certain land in the possession of B. B by a reason of fact which he is read, the B denies to be true. और क्या A नाम है? must prove the existence of those. बड़ी मुश्किल से आवाज आ रही है, बड़ी मुश्किल। Okay, ma'am. A desires the court to give judgment that he is entitled to certain land in the possession of B by reason of fact which is read, the which B denies to be true. A must prove the existence of those facts. डिफाइन करें। मैम इसमें वो कह रहा है कि ए कोर्ट को ए की ये डिजायर है कि कोर्ट जजमेंट दे कि ही इज इंटाइटल्ड टू सर्टेन लैंड इन पोजेशन ऑफ बी। तो इसके लिए हाँ हाँ ठीक है, चलो आप आगे सर्टेन लैंड। कि उसको इसकी जो लैंड की पोजेशन जो है वो इंटाइटल कर दे कोर्ट, तो इसके लिए उसको ये साबित करना पड़ेगा कि जो एग्जिस्टेंस है फैक्ट्स की वो है भी क्या नहीं। अच्छा, ये तो आप मुझे लिटरल मीनिंग बता रहे हो, एक्सप्लेन करो इस इलस्ट्रेशन। मैम इसमें वो ये चाह रहा है कि कोर्ट एक जजमेंट दे कि बी के पास एक लैंड है जो उसकी पोजेशन के अंदर है, जिसकी ए कह रहा है कि बी
के पास जो लैंड है उसकी उसकी पोजेशन उसको मिल जाए, अच्छा क्योंकि ठीक जो बी है वो उस पे है, किसको इलस्ट्रेशन नंबर बी की बहुत अच्छी समझ है, वो अपना माइक ऑन करके आस्क फॉर द परमिशन एंड स्टार्ट डिफाइनिंग। किसको इलस्ट्रेशन नंबर बी की बहुत अच्छी समझ है? जी, मुश्तबा हैदर, कैन यू डिफाइन द इलस्ट्रेशन नंबर बी? मुश्तबा हैदर, Yes, ma'am. can you explain the illustration number B? Okay, ma'am. मैम ये कौन से आर्टिकल की वो है? आर्टिकल 117। 170. Okay, ma'am. A desire court to give judgment that he is entitled to certain land in possession of B by reason of facts which he asserts and which B desires to be true. A must prove the existence of these facts. मैम इसमें ये कहना चाह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर ए डिजायर करता है कोर्ट से कि उसके हक में जजमेंट आए कि एक सर्टेन लैंड पे वो पोजेशन है बी की, और ए डिजायर करता है कि उसकी जो पोजेशन है वो मुझे मिले, तो ए को सारे के सारे फैक्ट्स कोर्ट को प्रोवाइड करने पड़ेंगे लाइक एविडेंसेस के जो First explain what is meant by when it is written that he is entitled. He is making a claim that he is entitled to certain land. इस बात का क्या मतलब है? मैम वो बेसिकली क्लेम कर रहा है ना, ही इज एंटाइटल्ड कि मतलब ये एक फॉर एग्जांपल मैम मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि entitlement का क्या मतलब है? इसका आम मुझे सिर्फ एक नो मैम, एंटाइटल इसका मतलब ये है कि ए के पास कोई डीड है, कोई उसके पास कोई ऑनरशिप डीड मौजूद है तो ही वो एंटाइटल्ड है, वो सिर्फ क्लेम नहीं कर भाई बी एंटाइटल्ड है, आपने सुना ही नहीं है। मैं आपको दोबारा पढ़ के सुना देता हूँ, दोबारा मैम आपको भी बता देता हूँ कि ए डिजायर्स द कोर्ट टू गिव जजमेंट one by one. A desires as a court give judgment that he is entitled to a certain land in possession of B by reason of facts which he asserts and which B denies to be true. A must prove the existence of those facts. मैम मैं बताऊं मैम? Turn off your mics, all of you। मैं सिर्फ मुस्तफा से बात कर रही हूँ। आप लोग मुझे पता है एक्साइटेड हो गए आंसर देने के लिए इसका। मुस्तफा, आपने मुझे आसान लफ्जों में बताना है कि इसमें किस किस्म की केस की बात हो रही है। एंटाइटलमेंट ऑफ लैंड का मतलब मैम उसके पास कोई ऐसी डीड हो या उसके पास ऐसी कोई चीज हो जो कि उस ए के पास पड़ी हो और ए उसके बिहाफ पे ऊपर क्लेम कर रहा हो कि बी की जो पोजेशन है वो गलत है। इस एग्जांपल में ये वो बता रहा है और वो कोर्ट से डिजायर कर रहा है कि उसकी पोजेशन को खत्म किया जाए, तो ए के पास बर्डन ऑफ प्रूफ ये है कि उसके जो फैक्ट्स हैं, जो उसके पास एंटाइटल डीड है वो ट्रू हो और उसके पास एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग हो कि बी की पोजेशन को कोर्ट खारिज कर सके। इसी तरह मैम एक एग्जांपल और भी है, ए डिजायर्स द कोर्ट टू गिव जजमेंट that B shall be punished for a crime which A says B has committed. तो A must prove that B has committed the crime. यानी अगर A कोर्ट के पास जाता है कि B ने मेरे खिलाफ कोई क्राइम किया है, तो A को मस्ट है कि वो आपको एविडेंस दे या ऐसा कोई फैक्ट प्रोवाइड करे कि B ने बाकी ही क्राइम किया कोर्ट को। तो बर्डन ऑफ प्रूफ A के ऊपर लाया करता है मैम, क्योंकि जो पहले कोर्ट आपने सारी बातें की, बट मेरे आंसर का मतलब जो मेरे क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिला। मैं एक सिंपल आंसर पूछ रही हूँ, व्हाट इज मेंट बाय मैं अगर कह रही हूँ कि मेरे पास इस प्रॉपर्टी की इंटाइटलमेंट है, इस बात का क्या मतलब है? मुझे इसका जवाब दो विदाउट। ओके मैम, इस बात का मतलब है कि आपके पास कोई ऐसा सॉलिड एविडेंस है, लाइक आपके पास उसके पेपर्स हैं, डीड है, सेल डीड है, या कोई आपकी जो बुर्सा की प्रॉपर्टी आ रही है पीछे से बैक से उसके पेपर्स। किसको स्टूडेंट्स आप में से किसको पता चल रहा है कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क? मैं बताऊं? राफिल, ये मैं एक बड़ी आसान तरीन चीज पूछ रही हूँ
मुश्तबा गलत जी नहीं मैम, मैं बताता हूँ आपको। अब जो मैम मैं बताऊं? स्टॉप स्टॉप स्टॉप, मुश्तबा गलत नहीं बता रहे, लेकिन मैं एक सादा सा सवाल पूछ रही हूँ कि आपने ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा होगा, अगर आप लैंड लॉ पढ़े उसमें भी पढ़ा होगा, मैंने थोड़ी सादा सी बात आपसे पूछी है, बीइंग द स्टूडेंट ऑफ लॉ। मैम मैं बताऊं? मैं अपना क्वेश्चन रिपीट करती हूँ कि आई एम क्लेमिंग दैट I have the entitlement is something else, possession is something else. I am claiming that I have the entitlement of this property. इस सादी लाइन का सादा जवाब मुझे दे राफे। मैम इसका बहुत इजी सा मतलब है कि उसकी प्रॉपर्टी में इसका एक राइट बनता है। ए का है ना, आंसर दें। मैम क्या किसकी मैं क्या उस प्रॉपर्टी बी की की ऑनरशिप प्रॉपर्टी में एक उसके राइट पास? बनता है कि कोई उसकी मैम प्रॉपर्टी का कोई मखसूस ऑनरशिप हिस्सा मतलब है ऐसा है जो entitlement ए का है, बी की नहीं यार। इसका एक सादा आंसर ये है कि मैं क्लेम कर रही हूँ कि इस प्रॉपर्टी की मालिक मैं हूँ, इसका कब्जा भी मुझे दिया जाए। वही ना मैम, सिंपल क्योंकि सी बात है। पोजेशन और ऑनरशिप में यही फर्क है ना कि पोजेशन अगर बी के पास है तो ए तो ये क्लेम करे कि ऑनरशिप उसके पास है, और बी से डिनाई करे, इसलिए ए को ये चीज साबित करनी है कि हाँ वाकई वही ऑनर है उस प्रॉपर्टी का। very hard to मिसबा ने गलत नहीं बताया, लेकिन मिसबा थोड़ा सा वो रिवॉल्व ऐसे ऐसे एक बुक ढूंढ रही थी, मैंने सीधा क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज, ये भी हो गया। आप लोग क्या कर रहे हैं कि एग्जांपल्स को ना लिटरल मीनिंग में एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा वाइडर कॉन्सेप्ट आपसे पूछ, ठीक है? तो चलें आगे चलते हैं, आर्टिकल 118 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 100 एक्सप्लेन करेंगे मोहम्मद अकबर। जी मैम। आर्टिकल 118 आप एक्सप्लेन करेंगे। ओके मैम। टर्न योर कैमरा ऑन। मैम प्लीज कैमरा रहने दें। Akbar, this is recording and turn your camera ओके on. मैम। जी जी burden of वो proof burden of proof in a suit of proceeding lies on the person who would fail if no evidence at all were given on either side. मैम ये इलस्ट्रेशन से ज्यादा सही क्लैरिफाई होगा। अभी जो बेयर लैंड क्या कह रही है मैम? आप illustration पढ़े, मैं समझ रही हूँ। आप कुछ ये अगर आप illustration पढ़ेंगे ज्यादा अच्छे वे में you would be able to explain. आप पढ़ें। जी मैम। Illustration A है इसकी, A sues B for land of which B is in possession and which, as A asserts, was left to A by the will of C, B's father. If no evidence were given on either side, B would be entitled to retain his possession. मैम इसमें इलस्ट्रेशन ए में ये बात हो रही है कि ए बी को सू करता है एक जमीन के टुकड़े के लिए, मतलब एक लैंड के लिए जो कि बी के पोजेशन में है, और ए का ये दावा है कि ये बी के फादर ने उसके लिए विल की थी और उस विल में वो लैंड जो है वो ए को दी गई थी। लेकिन अगर ए अपने इस पूरे फैक्ट को प्रूव करने के लिए कोई भी उसके पास एविडेंस नहीं है तो वो कुछ भी साबित नहीं कर पाएगा कोर्ट के अंदर। What will happen? What will happen? जी मैम। What will happen if he fails to prove or produce any document regarding things, then what will happen? What will happen regarding the possession of that land? मैम अगर ए फेल हो जाता है उसके उसके उसको प्रूव करने में, तो जो पोजेशन है वो फिर बी के पास ही रहेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और अगर ए अपने फैक्ट्स को समहाउ प्रूव कर लेता है तो फिर जो है वो पोजेशन ए को मिल सकता है। अगर वो ये साबित कर देता है उसके पास कोई विटनेसेस थे या कोई भी मोड्स हैं उसके पास अपने इस क्लेम को प्रूव करने के लिए कि एक बी के फादर ने ए के हक में विल की थी, तो उसको ये लैंड मिल सकती है फिर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आगे नेक्स्ट illustration number B. Illustration number B. A sues B for money due on a bond. The execution of the bond is admitted, but B says that it was obtained by fraud, which A denies. If no evidence were given on either side, A would succeed as the bond is not disputed and the fraud is not proved. Thereof, the burden of proof is on B. मैम यहाँ पर वो बात हो रही है कि ए बी को सू करता है एक बॉन्ड के लिए, बॉन्ड
जो ये बैंक बॉन्ड्स होते हैं या कोई भी मनी बॉन्ड है उसके लिए, उसकी एग्जीक्यूशन भी हो गई है बॉन्ड की और वो एडमिट भी हो गई है, ठीक है। लेकिन बी ये कहता है कि ये बॉन्ड जो है ये इसने एक फ्रॉड से या हासिल किया है, मतलब फ्रॉड करके लिया है, लेकिन वो कोई एविडेंस नहीं पेश दे सकता कोर्ट के अंदर अपने इस क्लेम के ऊपर कि जी ए ने फ्रॉड से बॉन्ड जो है वो लिया है, लेकिन उसके पास कोई एविडेंस नहीं है बी के पास। तो जो बॉन्ड है वो लेजिटिमेट रहेगा ए के हक में। इस इलस्ट्रेशन का मतलब ये है, ठीक है, क्योंकि मैम बी ने दावा तो किया लेकिन वो उसको प्रूफ नहीं कर पाया कोर्ट के अंदर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो फिर ठीक है, अब तो मैम ये जो आर्टिकल 118 है ये बेसिकली बर्डन ऑफ प्रूफ लाई किस पे करता है इसकी बात करता है। तो उसके डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, वो केस टू केस वेरी करते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ किन सर्कमस्टांसेस में किस पे लाई करता है। सबसे पहला तो जो असूल है वो तो ये है कि whoever makes a claim the burden of proof is upon him, जो सबसे जी पहला वो प्रिंसिपल। बिल्कुल, जब कोई भी किसी भी केस की ओपनिंग हो रही होगी तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पे लाई करेगा जो क्लेम कर रहा है। बेसिकली कोर्ट ऑफ लॉ में जिसने क्लेम इनिशिएट किया है ना, जी मैम वही ना, मैं वही कह रहा हूँ कि एविडेंस देने का जो शुरुआत है उन्हीं से होगी, तो इट विल कीप ऑन शिफ्टिंग when I will जी मैम finish producing evidence, not finish, यानी when I will मैं पहली अटेम्प्ट कर लूंगी कि मैंने अपने एविडेंसेस दे दिए हैं, तो जो सेकंड जो स्टेज आएगी इट विल स्टार्ट फ्रॉम द पार्टी बी जिन पर जो है क्लेम किया गया, ठीक है। बिल्कुल मैम, कीप ऑन शिफ्टिंग। यस आर्टिकल 119 के बारे में बात, 119 एंड 120 के बारे में बात करेंगी आयशा। आयशा ठीक है, अगर आपने कैमरा बंद करना है आप करते हैं। थैंक यू मैम। ऑन आयशा जावेद, आयशा जावेद कैन यू हेयर मी प्लीज? जी मैम, जी सॉरी मैम, मेरा माइक ऑफ था मैम। मैं काफी देर से कोशिश कर रही हूँ, कैमरा ऑन हो नहीं रहा। सीरियसली मैम मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरा रोजा है सीरियसली। मैंने लैपटॉप पे किया हुआ है और वो हो नहीं रहा कैमरा। मैंने मैसेज भी किया था ग्रुप में कि कोई मुझे बता दे कैसे करना है। कैमरा मेरा यहाँ से ऑन है पर हो नहीं रहा, वीडियो नहीं शो हो रही। आपके सामने दो माइक जहां बना होगा उसके बिल्कुल जी वहां पे मैम साथ ही वो वीडियो का बना हुआ ऑप्शन वो एक्सप्लेन करें। मैम अगर आप कहते हैं तो मैं बता दूं इन्हें। हाँ जी बता दे मुस्तफा। 100 आर्टिकल 119 एंड 120 एक्सप्लेन करना स्टार्ट करें। आयशा जी मुझे मैम। क्या पता आप देख देख के पढ़ रही हैं और क्या क्या हो रहा है, आपने इसको बहुत अच्छा एक्सप्लेन करना ताकि मुझे कोई जी है मैम। इतना रह जाए आपसे। मैम वो बर्डन मैम आर्टिकल 119 बता रहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट्स, burden of proof as to particular facts lies on that person who wishes the court to believe in the existence, unless it is proved by any law that the proof of that fact shall lie on the particular person। मैम इसमें ये है कि जो अब अगर कोई बंदा कुछ क्लेम कर रहा है ना, तो मैम उसको ही ये बात प्रूव करनी है कि जो वो बात कर रहा है वो सच है कि नहीं। उसको ही उसी चीज को क्लेम करना है, उसी को उस चीज के ऊपर एविडेंस देना है कि जो वो बात कर रहा है, वो जो क्लेम दे रहा है अदालत में, उसको उस चीज को प्रूव भी करना है कि वो जो फैक्ट्स बता रहा है वो सच भी हैं कि नहीं। How about illustration? जी मैम मैं बताती हूँ। A prosecutes B for theft and wishes the court to believe that B admitted the theft to C. A must prove the admission. मैम इसमें ये है कि A ने B को प्रोसिक्यूट किया थेफ्ट के लिए और वो कोर्ट को ये यकीन दिलवाना चाह रहा है कि B ने जो है ना थेफ्ट किया है, चोरी उसने की है B ने। तो A को ये बात प्रूफ करनी पड़ेगी कि कैसे उसने चोरी की है, यानी ये इसका जो बर्डन ऑफ जो पर्टिकुलर बात हो रही है इस इलस्ट्रेशन में, टाइटल पढ़ें इस आर्टिकल का और उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करें। ये तो हम पीछे पढ़ आए हैं, बच्चों ने पीछे, मुस्तफा ने और अकबर ने और आई थिंक जुनैर ने बात ये बता दी है कि बर्डन ऑफ प्रूफ होता क्या है, हम ये जान आए हैं। Whoever makes a claim, the burden of proving that claim is upon him। लेकिन इसमें एक खास बात हो रही है, खास चीज के बारे में बात हो रही है। मैम इसमें ये है कि अगर कोई पर्टिकुलर फैक्ट है उसका कोई बर्डन ऑफ प्रूफ है जो कि पर्टिकुलर फैक्ट क्या है मैम जैसे कोई भी ऐसी चीज जो हमें लॉ में
प्रोवाइडेड है। नहीं आयशा, इलस्ट्रेशन नंबर ए में आपके सामने बुक खुली हुई है, आप लोगों के सामने जी चीजें मैम। खुली, फिर भी उसको नहीं कर पा रहे। इलस्ट्रेशन नंबर ए में पर्टिकुलर फैक्ट क्या है? A prosecutes B for theft and wishes the court to believe that B admitted the theft to C. A must prove the admission. मैम उसमें ये है कि ए ने जो पर्टिकुलर फैक्ट क्या है इस इलस्ट्रेशन में? एडमिशन मैम। यस, वेरी गुड। अब जी इसके मैम। अकॉर्डिंग आप एक्सप्लेन करें, जनरल नहीं एक्सप्लेन करना, इस पर्टिकुलर फैक्ट के अकॉर्डिंग ही एक्सप्लेन करना है। चलें। मैम इसमें यही है कि अगर आपने यानी ए ने चोरी की है, बी की कोई चीज चोरी की है और वो कोर्ट को चाह रहा है कि वो बिलीव करे कि बी ने चोरी की है, तो ए को प्रूव करवाना पड़ेगा थ्रू एडमिशन बी से कि उसने चोरी की है। नहीं नो नो मैम मैं बताऊं? सॉरी मैम। मैं बताऊं? नो। मैम मुझे नहीं आ रहा था, सॉरी। बाकी साथियों को हमने नाम मोहम्मद अकबर में, बाकी लोग किधर हैं? करामत अभी आए थे, मोहम्मद करामत और नदीम करामत और रजी वकार, वो किधर है? मैम उसको एविडेंस देना पड़ेगा कि वो यही होगा। ना आप मैं एक खास बात पूछनी है, मुझे कोई खास बात का जवाब मिले, बताएंगे ना अगर आपको समझ आती है। आई वांट टू नो इफ यू जी। यू नो सो गेटिंग माय। मैम इसमें वो कह रहे, एग्जाम्पल में वो ये कह रहे हैं कि ए ने बी पे इल्ज़ाम लगाया है चोरी का, और अब वो ये कोर्ट में जाके ये वो कह रहा है कि बी ने इस चीज़ को कबूल किया है, सी एक बनता है उसके सामने, तो कोर्ट में उसको जो एडमिशन बी ने किया है ना सी के पास, उसको साबित करना है, ये बर्डन ऑफ प्रूफ ए के ऊपर है। ये पर्टिकुलर फैक्ट है। सॉरी मैम। हाँ ऐसा तो ये मैं आपको बताती हूँ, पीछे जो हम आर्टिकल 117 और 118 में पढ़ के आए हैं वो बात है जो आप बता रहे हैं, ये पिछली बात है। अब ये थोड़ी यस सी मैम नई। मुझे समझ आ गई है, क्योंकि देखें ये दूसरी इलस्ट्रेशन में लिखा है बी विशेस द कोर्ट टू बिलीव दैट एट द टाइम इन क्वेश्चन ही वाज समवेयर एल्स ही मस्ट प्रूव इट, कि जब वो बी कह रहा है कि मैं। आपसे जी जब मैम। कोई इस बात का डिफेंस लेता है कि दैट एट द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ दैट क्राइम आई वाज समवेयर एल्स, हम जी मैम। स्पेसिफिक नाम है व्हेन यू टेक दिस, चलो मैं हिंट थ्रो करती हूँ, व्हेन यू टेक दिस प्ली there is a specific name of this defense. When you claim that at the time of occurrence of that crime I was somewhere else, what that principle or that rule is called? मैंने आपको उस रूल का एक लफ्ज भी शो कर दिया, क्या कहलाया है? मैम ओनस। नो नो नहीं मैं बताऊं? नहीं मिला। मैम दोबारा क्वेश्चन कीजिएगा। अगर कोई बंदा ये क्लेम करता है कि जब वकूआ जाए वकूआ हुआ था, उसने जी रात में कत्ल किया जी। और वो कह रहे थे कि कत्ल हुआ था, मैं तो उस वक्त था ही नहीं, जी इस मैम। वाला डिफेंस जब वो इस वाला ये वाला डिफेंस लेता है, इसको ये जो प्ली लेता है उसको क्या कहा जाता है? मैम प्ली का नाम तो नहीं आता मुझे। अब जिसको आता है उन सबकी माइंड ऑन होना शुरू हो गई है। जी जाफिर बताएं उस प्ली को क्या कहते हैं? जाफिर मान मैम इसको कहते हैं प्ली ऑफ एलिबाई, दैट Very द good. occurrence of the crime I was not at the place. प्ली ऑफ मैम बेसिकली मैंने सारा कॉन्सेप्चुअल लेक्चर तैयार किया था और वो सारा बिल्कुल मुझसे बुक टू बुक और सारा वो पूछ रही है, तो वो नहीं आ रहा मुझे। आयशा नहीं मैम वो एक्चुअली दूसरी तरह, जैसे आपने लेक्चर में सारा बताया था ना, मैंने वैसे ही वो लेक्चर दोबारा सुना था, तो मुझे वही अगर आप मेरा लेक्चर सुनेंगी तो ये मैंने यही कुछ बताया, मैंने इसके कुछ नहीं बताया। सॉरी मैम, आई एम सो सॉरी। चलो बी विशेष द कोर्ट कुछ और पूछ रहे मैम आप, अगर आपने पूछना है तो। अच्छा जी 120 एक्सप्लेन करें आंसर। जी मैम। burden of proving fact to be proved to make evidence admissible.
A wishes to prove a dying declaration. मैम आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ गया, आर्टिकल से स्टार्ट करें। जी मैम, आर्टिकल 120 कह रहा है बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव्ड टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। द बर्डन ऑफ प्रूविंग एनी फैक्ट नेसेसरी टू बी प्रूव्ड इन ऑर्डर टू एनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ एनी अदर फैक्ट इज ऑन द पर्सन हु विशेस टू गिव सच एविडेंस। मैम वो कह रहा है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ उस बंदे के ऊपर होता है जिसको किसी फैक्ट का पता हो, जिसके फैक्ट को माना जा सके, यानी जिसको किसी चीज के फैक्ट का पता हो। अच्छा ठीक है, इलस्ट्रेशन को एक्सप्लेन करें। A wishes to prove a dying declaration by B. A must prove death, B's death. मैम वो कह रहे हैं कि A अगर ये डिक्लेयर कराना चाहता है कि B मर चुका है तो उस A को B की जो डेथ है वो प्रूव करनी पड़ेगी। What is dying declaration? मैम डाइंग डिक्लेरेशन जब आप किसी के मर जाने के बाद ये डिक्लेयर कराते हैं कि वो मर चुका है। नहीं Wrong है क्या? ये नहीं है। मैम, पर्सन मेरे नाम में मल्टीपल ऑफ टाइम्स मैंने explain। अगर आप सिर्फ मेरे लेक्चर ही सुने, अगर आप आर्टिकल को ना पढ़ें, अगर आप वो जरा फास्ट फॉरवर्ड मोड में मेरा लेक्चर ही सुन लें तो चीजें आपको बदल जाएंगी। मैं एक एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। टाइम डिक्लेरेशन आपको बताया, हालांकि जो वो टॉपिक है शायद आप लोगों ने मेरे से पढ़े भी नहीं, लेकिन जब मेरे पास आते हैं मैं आपको सारी चीजें काफी जाती हूँ। तो ये आपने तैयारी नहीं किया है? नहीं मैम सॉरी, मैंने तैयारी तो की थी बट सॉरी मैम। मैं आपको तो क्या मतलब मैं रॉन्ग कर रही थी, मतलब मैं रॉन्ग करती हूँ। आगे चलते हैं इसी को राफेज नाम 121 को एक्सप्लेन करें। सबसे पहले स्टार्ट एक्सप्लेनिंग 120 से मैम एक सेकंड मैम, फिर मैं खोलूं। वन 120 मैम। यस, एक्सक्यूज मी मैम, बर्डन ऑफ जी अकबर भाई। हाँ चलिए आप पहले बोल लो, पहले आप बता लो। मैंने कुछ पूछना था, मैं बाद में पूछ लूंगा। ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। तो मैम पहले आर्टिकल में पढ़ता हूँ उसका। द बर्डन ऑफ प्रूविंग any fact necessary to be proved in order to enable any person to give evidence of any other fact is on the person who wishes to give such evidence. मैम आपको आवाज आ रही है? आर्टिकल पढ़ लो, इलस्ट्रेशन पढ़ लो, जो जैसे सारी करनी है। जी मैम ठीक है, एक सेकंड। मैम इसमें ये बता रहे हैं कि देखें कि मैम किधर गया यार ये इलस्ट्रेशन से। मैम बता दूं मैं आपको? बताएं। A wishes to prove a dying declaration by B. A must prove B. मैम सबसे पहले डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि जो बंदा मरते वक्त वसीयत दे जाता है, ठीक है, तो उसको नहीं मरते हुए गवाही। मैम मरने से पहले जो किसी ने कोई बात की हो। टर्म खत्म हो गई है राफे की। मैम आहिस्ता आहिस्ता याद आ रहा है। मरने अपना माइक बंद करें, आयशा और जुनैर दोनों अपना माइक बंद करें। जी मैम कर देती हूँ। आयशा अपना माइक बंद करें। चलिए राफे स्टार्ट करें। बताएं डाइंग डिक्लेरेशन होता क्या है? मैम डाइंग डिक्लेरेशन मैम मरने से पहले अगर बंदा कोई चीज डिक्लेयर कर जाए तो उसे डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं मैम, या कोई टेस्टिमनी दे जाए मैम, टेस्टिमनी को दे जाए मैम। मैम किसी भी चीज के मुतालिक हो सकती है। किसी भी चीज के मुतालिक? जी मैम। डाइंग डिक्लेरेशन टॉपिक आपने लिख के पढ़ा ही पिछले मैम यार डाइंग डिक्लेरेशन में बड़ा अच्छा पढ़ा। मैंने पढ़ाया हुआ है कि पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था? नहीं मैम पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था। चलें, डाइंग डिक्लेरेशन मुस्तफा हैदर ने ज्वाइन किया। फहद अली डाइंग डिक्लेरेशन
मैम अस्सलाम वालेकुम मैम। मैं बताऊं? जी, डाइंग डिक्लेरेशन बताएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। बताएं डाइंग डिक्लेरेशन। आपको पता है हम क्या टॉपिक डिस्कस मैम कर रहे हैं? पापा आपने लेट ज्वाइन किया है। यस मैम, मैं जरा कहीं बिजी था इसलिए लेट ज्वाइन किया मैम। बर्डन ऑफ प्रूफ हम टॉपिक कर रहे हैं और डाइंग डिक्लेरेशन का मीन मैम कोई भी डेथ बेड पे कोई भी बंदा जो ट्रांजैक्शन करता है एज सच, वो कोई भी एक किस्म का एक किस्म नहीं, जैसे कि वो कोई वसीयतनामा करे, उसको डाइंग डिक्लेरेशन कह सकते हैं हम। कौन किसको मैम लगता है मैं वो बताऊं? मैं बताऊं? मैं मैम बताऊं? डाइंग डिक्लेरेशन ये भी हो सकती है कि अगर वो किसी के सबर भाई आपसे मैम ने पूछा नहीं है, सबर करें। अच्छा मैम मैं बताऊं? मरियम भट्ट। मैम इजी है। मैं बताऊं? मैम हेलो हाँ जी सावर। मरियम तुमसे पूछ रही है मैम। मैम, मैं बता रही dying declaration can be as a testimony normally beared as hearsay but may in common law nonetheless be admitted as evidence in criminal law. From some book. Yes मरियम ma'am. मैं भी मैम गूगल से देख रहा था मैम अभी। डाइंग क्या इंसान मरने वक्त पे ये बयान करता है। मैम डाइंग डिक्लेरेशन ये होती है कि जब इंसान मर रहा होता है, उस मरने से पहले जो बयान देके जाता है, बयान किस चीज का? किसी भी जैसे किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है। किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है। मैम मैं बता दूं प्लीज। नो। जिसको मैम मैं कोर्ट में बताऊं? जस्टिफाई किया जा सके। हर दफा ये ना वो पहले नंबर पे चले जाने हैं, फिर कभी मेरा सीखना है। मैम मैं बताऊं? मैम ये इजी हमें बड़ी मजेदार एग्जांपल दी थी सर सलमान ने इस टॉपिक के बारे में। मुझको मैंने भी अलाउ नहीं किया। अब टू द पॉइंट बता। मैम टू द पॉइंट ये उन्होंने बहुत मजेदार एक एग्जांपल दी थी, अगर आप मुझे भी कहती हैं याद तो। है। चले गो ऑन। मैम उन्होंने हमें बताया था कि अक्सर ना पिंडों में जब कोई दो ग्रुपों में लड़ाई होती है ना, तो अक्सर बाबा जी कह जाते हैं मरते वक्त उनके बड़े कि इन्होंने मुझे मारा है, यानी कत्ल किया है। बिफोर अगर कोई भी बंदा कोर्ट के पास जाके कह दे कि मुझे इन्होंने अटेम्प्ट ऑफ मर्डर किया है या कत्ल करने की कोशिश किया है, और उसके बाद वो मर जाए, तो उसको डाइंग डिक्लेरेशन उसके एविडेंस के तौर पे यूज किया जाएगा। और मैम डाइंग ऑफिसर डिक्लेरेशन ऑफिसर जो सा होता है ना, वो रिकॉर्ड करता है। मैम डाइंग डिक्लेरेशन पुलिस ऑफिसर कर सकता है अगर वो अवेलेबल नहीं है डॉक्टर। रिकॉर्ड करवाई जा सकता है या डिफाइन करो। है ना? अनवार। जी मैम। डाइंग डिक्लेरेशन को डिफाइन करो। मैम मतलब मरने से पहले जो बंदा बयान देता है उस वो रिलेटेड हो सकता है उसकी अपनी मौत से कि इसने मुझे कत्ल किया, या किसी और के क्राइम से रिलेटेड भी हो सकता है। अगर एक बंदा बिल्कुल अपने किसी भी चीज से रिलेटेड डाइंग डिक्लेरेशन का एक सबसे जो अहम जो प्रिंसिपल है वो ये है कि डाइंग डिक्लेरेशन तभी डाइंग डिक्लेरेशन होता है जब उस बंदे की डेथ हो जाए, जब उसकी डेथ इमिनेंट हो, यानी पता हो कि अब ये बंदा मरेगा ही मरेगा। जब वो कोई स्टेटमेंट देके जाता है, वो स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन पहले नंबर पे तभी डाइंग डिक्लेरेशन कहलाती है जब वो बंदा मर जाए। अगर वो बंदा नहीं मरेगा तो उसकी जो स्टेटमेंट थी वो स्टेटमेंट तो मतलब उसकी एक अलग एक डिबेट है, लेकिन इफ वो रिमेन्स अलाइव तो उसकी वो बात जो है डाइंग डिक्लेरेशन कहलाएगी नहीं, क्योंकि उसकी डेथ शुड बी डेफिनेट प्रोडिक्शन जो है रिगार्डिंग वो जो उसकी डेथ है आपकी, वो एमिनेंट किस्म की जो है वो होनी चाहिए प्रिडिक्शन पहले नंबर पे। और वो जाते जाते अपनी मौत से रिलेटेड जो बयान देता है, एक ये जो है मेन प्रिंसिपल है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो अब बैक टू द टॉपिक। अब कौन एक्सप्लेन कर रहा था? राफे। आर्टिकल 120 एंड 121। चले राफे इसको एक्सप्लेन करना शुरू करें। जी मैम। जी मैम, जैसे बताया राफे आपने डाइंग डिक्लेरेशन क्या हो
होती है, तो ए को फिर प्रूव करना पड़ेगा कि बी वाकई ही ये डिक्लेरेशन डाइंग डिक्लेरेशन देते वक्त देने के बाद मर गया था। जी मैम। मैम आवाज आ रही है आपको? हेलो मैम, अब मैंने इंटरनेट भी अच्छा लगवाया है तो मुझे नहीं समझ आ रहा क्या मसला। अब आपको आवाज आ रही ठीक? जी मैम, क्या कह रही हैं? इलस्ट्रेशन नंबर बी एक्सप्लेन करें। जी मैम। A wishes to prove by secondary evidence the contents of a lost document. A must prove that the documents has been lost. मैम अगर अपने कोई चीज प्रूफ करा रहा है तो उसको पहले बताना पड़ेगा कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसके पास वो मौजूद नहीं है उसके पास। तो बर्डन ऑफ प्रूफ ए पे ही आएगा कि वो कहाँ पे हैं, डॉक्यूमेंट्स है लॉस्ट हो गए हैं या फिर कोई और वजह है। ये जो मैंने अगर किसी ने लेक्चर ही अगर सुना होता तो शायद उसको तो ये बात याद होती। किस आर्टिकल में हमने पढ़ा था कि देयर आर सर्कमस्टांसेस व्हेन यू कैन गिव सेकेंडरी एविडेंस, और उसमें ये टाइप्स 176। ओके मरियम, थैंक यू बताने के लिए। 76 आर्टिकल पढ़ा था जिसमें था कि व्हेन यू डोंट हैव द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, व्हेन यू कैन नॉट प्रोड्यूस द प्राइमरी एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, then there are circumstances which are allowed by law, permitted by law, and those circumstances are explained in that article, and article number is 76 of Qanun-e-Shahadat Ordinance 1984, जिसमें वो सारी circumstances बताई हुई है when you don't have the primary document to produce in the court of law. In these specific circumstances you can produce secondary evidence and that would be admissible in the court of law. लेकिन मैं क्या पूछना चाह रही हूँ कि आर्टिकल जो इलस्ट्रेशन नंबर बी है कि एक बंदा ये प्रूव कर रहा है कि जी मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सेकेंडरी एविडेंस है क्योंकि मेरे पास जो इसका ओरिजिनल है वो गुम गया है। तो सबसे पहले वो कोर्ट में क्या प्रूव करेगा, किस चीज का बर्डन है उस पर इन फर्स्ट स्टेज? कौन मुझे बताएगा? मैं बताऊं? मैं अभी तक नहीं हुई है। जुनैद, सबसे पहले क्या चीज प्रूव करेगा? सॉरी मैम, मैंने आपकी आवाज कट रही है, प्लीज दोबारा बोलिएगा। एक ये क्लेम कर रहा है कि मैं प्राइमरी एविडेंस जो है, जो मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो मैं नहीं पेश कर सकता बिकॉज दैट हैज बीन लॉस्ट, गुम गया। मेरे पास टॉपिक पड़ी है। सबसे पहले अदालत में वो क्या चीज प्रूव करेगा, क्या चीज एग्जैक्टली प्रूव करेगा जिसको हम आर्टिकल 76 में बड़ा थॉरली पढ़ के आए। मैम सबसे पहले तो वो ये साबित करेगा ना कि प्राइमरी डॉक्यूमेंट जो थे वो लॉस्ट हो गए हैं। हाँ, वो सबसे पहले ये सर्कमस्टांसेस प्रूव करेगा कि हाँ एक्चुअली मेरे डॉक्यूमेंट गुम हैं। उनका जो गुमना है उनको सबसे पहले अदालत में प्रूव करेगा। तो दैट इज बेसिकली द मेन बर्डन ऑन हिम। जी मैम। ठीक है मैम, मैंने भी आपको बताया था। मैम मैं आपसे क्वेश्चन कर लूं? हाँ श्योर आयशा। मैम जैसे ये बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव टू मेक एविडेंस एडमिसिबल है, मैम इसमें जो फैक्ट है वो ये है कि डाइंग डिक्लेरेशन फैक्ट होगा इसमें? नहीं, मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट जो आपका स्टेटमेंट है ना, इसको सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूँ। A wishes to prove a dying declaration by B before proving the dying declaration itself. सबसे पहले A प्रूव करेगा कि जो जिसकी डाइंग डिक्लेरेशन है ना, यानी B की डाइंग डिक्लेरेशन, वो बंदा मर गया, डेथ प्रूव करेगा। जी। मैंने अभी जैसे कि आपको बताया कि डाइंग डिक्लेरेशन का दर्जा हासिल करने के लिए जरूरी है कि जिस बंदे ने वो डिक्लेरेशन की है वो मर चुका है। अगर वो जिंदा रह गया तो डाइंग डिक्लेरेशन का स्टेटस ड्रॉप हो गया। अगर तो वो मर गया, सॉरी मैम, क्या इस सर्कमस्टांसेस में हम ये कह सकते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन को प्रूव करने से पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो डेथ है कि डाइंग डिक्लेरेशन की वैलिडिटी क्या है? ये exactly this is exactly my point कि when you are taking the dying declaration in the court of law, first in order to prove the dying declaration you have to prove the death of that person, and you can produce the death certificate of that person and that would be enough
if the dying declaration is legitimate. तो मैम इसमें एविडेंस एडमिसिबल वगैरह से क्या मतलब होगा, यानी इसका यही to make मतलब है evidence admissible कि हम जो उस बंदा मर गया है उसका जब हम डेथ सर्टिफिकेट देंगे तो वो ऑलरेडी प्रूव हो जाएगा कि वो बंदा मर चुका है, नहीं? इसमें एडमिसिबल फैक्ट्स का मतलब ये है कि एक बंदा कोर्ट में ये फैक्ट्स लेकर गया है कि देयर इज अ डाइंग डिक्लेरेशन ऑफ विल, दिस इज द फैक्ट, जी ठीक है। सबसे पहले बर्डन उस पे ये आएगा कि whether that dying declaration is legitimate or based on fraud, ठीक है। जी In जी order to prove the dying declaration as dying declaration, first he needs to prove the death of that person, or he can just जी produce the death certificate in the court of law. When he will produce the death certificate in the court of law, तो dying declaration भी admit हो जाएगी। वो fact dying declaration से related लेकर गया था ना कि जी जी बिल्कुल that a dying declaration exists by B, जी ठीक है। वो डेथ प्रूव कर देगा तो उसका पहले वाले जो फैक्ट है जिनको सबसे पहले वो कोर्ट में लेकर गया था वो ऑटोमेटिकली एडमिसिबल होगा। जी ठीक हो गया। ठीक हो गया, जी मैम, अंडरस्टैंड? थैंक यू। जी 44 मैम। मिनट स्टूडेंट्स 141 एक्सक्यूज मी मैम एक्सक्यूज मी, जी अकबर बहुत सारी डिटेल्स में जाने से पहले मुझे भी एक बात पूछनी थी। हम बात कर जी होल्ड ऑन मैम सलाम आपकी अम्मी को। बंद कर दरवाजा, मेरी क्लास चल रही है। मैम अगर रिकॉर्डिंग बंद कर दे तो हम डिस्कस कर लें, ज्यादा बेहतर होगा। मैम आंटी को सलाम मैम। मैम अब हमने उनको देख लिया जिनको आप ऊबर और क्रीम करा के देती हैं क्लास में। रिकॉर्डिंग है। सॉरी स्टूडेंट्स, तो 45 मिनट पूरे हो गए, चले दें। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है आप पूछें अकबर का कोई क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ रिकॉर्डिंग बंद कर दें। रिकॉर्डिंग बंद कर दें, चले 45 मिनट हो गए हैं कर देती। थैंक यू सो मच आज की प्रेजेंटेशन। सबसे पहले मैं इसको सम अप करूं, मुझे बड़ा मजा आया है को। सॉरी मैम इतने गंदे रिस्पांस के लिए मैम, सॉरी रियली सॉरी। आज में जो ये हम मैम एक्चुअली आज हमारे 2 और क्विज भी थे जिसकी वजह से ना ये आपकी प्रेजेंटेशन से तकरीबन 5 मिनट पहले हम सारे फ्री हुए हैं, इस वजह से ना थोड़ी सी देखो लॉकडाउन आगे एक्सटेंड हो गया। अब मुझे ये जो आज का एक्सपीरियंस है उसमें एक चीज ये मिली है कि हम इस तरह के लाइव सेशन मैं कंडक्ट करवाऊँ तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव है। मुझे इससे ये जो है मिला है आपसे कि मैं एक लेक्चर पढ़ाया करूंगी, 1 या 2 मैं आपको लेक्चर या टॉपिक पढ़ाया करूंगी और तीसरे या चौथे लेक्चर में मैं इस तरह का सेशन करवा के मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करवाती हूँ। जी मैम। मैम जो लेक्चर्स भी देना है वो भी आप इस तरह लाइव ही दे दिया करें क्योंकि रिकॉर्डिंग 45 मिनट की नहीं सुनी जाती। मैं वो आपसे एक चीज पूछनी थी, अगर रिकॉर्डिंग बंद हो जाए तो मैं लाइव करवा दिया करूंगी, और बाकी है कि इस तरह के अब जो सेशन होंगे ना क्वेश्चन मैं कभी कभी ऐसा हुआ करेगा कि मैं आपको 1 या 2 दिन पहले मैं को इन्फॉर्म कर दी करूंगी। आप इस तरह के लाइव सेशन किया करेंगे जिसमें आप लोग एक्सप्लेन किया करेंगे मेरे बताए हुए टॉपिक को। इसका एटलीस्ट ये होगा कि हम टीचर्स की जिम्मेदारी है वो जब हम फुलफिल कर रहे हैं तो उसका कोई हमें आउटकम मुझे एज अ टीचर दिखेगा। मैं सिर्फ 45 मिनट आके कैमरा के आगे बोल रही हूँ और मैं ऑब्वियसली इट इज वेरी एग्जॉस्टिंग व्हेन यू कीप ऑन टॉकिंग फॉर 45 मिनट्स, तो एटलीस्ट मुझे रिस्पॉन्ड मिल जाएगा। तो आज का सेशन आगे सेशन में जो है तो यार एक मिनट, मैम को रिकॉर्डिंग बंद करने दो, मैम को रिकॉर्डिंग बंद करने दो। मैम मैंने भी एक सवाल पूछना, बंद कर दीजिएगा प्लीज।